है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल गाइस सोल स्टडी में। मेरा नाम है गाइस सौरभ कुमार और मैं फिर दोबारा से गाइस आपके लिए 11th क्लास का आपके पॉलिटिकल साइंस का गाइस चैप्टर लेकर आ चुका हूँ, जिसका नाम है गाइस न्यायपालिका। चैप्टर नंबर 5 हम गाइस यहाँ पर पढ़ेंगे। और आपको बता दूँ गाइस ये सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का। इससे पहले भी जो है गाइस मैं आपके लिए एक पार्ट अपलोड ऑलरेडी कर चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया न्यायपालिका क्या है और कैसे जो है गाइस भारत में एकीकृत न्यायपालिका के सिस्टम को अपनाया गया है। ठीक है, तो इस सीरीज में गाइस अब जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे गाइस सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में समझाया था, जो कि पूरे देश लेवल पे सबसे बड़े स्तर की जो न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं और जिसके निर्णय गाइस सबको मानने पड़ते हैं, वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसी की गाइस हम यहाँ पर अब शक्तियाँ और उसके क्षेत्राधिकार के बारे में पढ़ेंगे गाइस, क्योंकि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से गाइस आपका क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, यद्यपि आपकी बुक में गाइस 3 पॉइंट दिए हुए हैं क्षेत्राधिकार को लेकर, उसका अपीली क्षेत्राधिकार बताया, सलाहकारी क्षेत्राधिकार बताया और प्रारंभिक क्षेत्राधिकार बताया। बट गाइज यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो 3 और एक्स्ट्रा जोड़कर बताऊंगा, ताकि आपके 6 नंबर में क्वेश्चन आता तो आप इजीली उसको लिख पाएँ और पूरे 6 नंबर ले पाएँ। और दूसरा गाइज हम इसमें पढ़ेंगे अपना हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय। तो गाइज हम ये पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार या कार्य या शक्तियाँ, कोई भी क्वेश्चन आता तो आपको यही लिखना होगा। लेकिन उससे पहले गाइज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पर तो मेनली सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बट गाइज इससे पहले आपको एक चीज़ ये बता दूँ कि आपको याद रखना है कि जितने भी न्यायालय है गाइज हमारे भारतीय स्तर में जो एकीकृत न्यायपालिका के सिस्टम को अपनाया गया है, जैसे बात करें सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ी न्यायालय है, उच्च न्यायालय उससे छोटी न्यायालय और सबसे छोटी अधीनस्थ न्यायालय जो कि गाँव और जिलों में पाई जाती है। तो गाइज सबके भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है कार्य जो कार्य कौन से कार्य उच्च न्यायालय के होंगे, कौन से कार्य अधीनस्थ न्यायालय के होंगे, कौन से कार्य सर्वोच्च न्यायालय के होंगे, ये सारे ही जो है गाइस पहले संविधान बनने के दौरान जो डिसाइड कर दिए जा चुके हैं। ठीक है, तो इसीलिए गाइस जो है हम कुछ बड़े बड़े जो मामले हैं केवल उन्हीं के लिए जो हम सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में अपील करना इतना आसान नहीं है। जैसे बात करूँ संपत्ति का कोई मामला है गाइस, राइट, तो उसके लिए मान लो अधीनस्थ न्यायालय में आपका वो बनाया गया, अधीनस्थ न्यायालय के कार्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, संपत्ति से संबंधित कोई मामला है तो आप डायरेक्टली उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जा सकते, पहले आपको अधीनस्थ न्यायालय जाना पड़ेगा। अगर वहाँ से आपको न्याय नहीं मिलता तो आप बाद में उन दोनों न्यायालयों में भी जा सकते हैं। तो यहाँ से मेरा समझाने का सिर्फ एक मोटिव आपको कि आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जितने भी न्यायालय हैं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, सभी के जो है गाइस जो कार्य हैं, कौन कौन से कार्यों पर एक काम करेंगे, कौन कौन से विवादों का निपटारा करेंगे, सबकी एक लिस्ट बनाई गई है। बट फिर भी गाइस कुछ ऐसे कार्य हैं जिनके लिए हम डायरेक्टली सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, क्योंकि गाइस वो देश की सबसे बड़ी न्यायालय है, तो उसमें छोटे मोटे मुकदमों के लिए एक आम व्यक्ति कोई भी जल्दी से नहीं जा सकता है। बट कुछ ऐसे कार्य हैं गाइस जिनके लिए हम वहाँ पर जा सकते हैं, वही उसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। और ये मैंने गाइस आपको इसलिए समझाया क्योंकि जो हम पहला पढ़ने वाले हैं गाइस प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, यहाँ से आपके मन में डाउट ना हो। तो गाइस हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहला जो है गाइस सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार या कार्य या शक्ति की बात करें, कैसा भी अगर पेपर में लैंग्वेज आती है क्वेश्चन की कि उसकी कार्य बताइए, शक्तियाँ बताइए, क्षेत्राधिकार, तो आपको यही सारे लिखने होंगे। और मैंने कहा यहाँ पे पॉइंटों में लिखा हुआ, आपको उसकी व्याख्या करनी होगी, जो मैं आपको व्याख्या करके बताऊंगा, आप नोट डाउन कर सकते हैं उसको सारी। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, तो गाइस सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय को जो है संविधान के अकॉर्डिंग प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है। इसका मतलब है कि कुछ मुकदमे ऐसे हैं जिनके लिए हम डायरेक्टली सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। अब वो कौन से मुकदमे हैं जिनके लिए हम डायरेक्टली अधीनस्थ न्यायालय और उच्च न्यायालय में न जाकर सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं? तो गाइस वो आपका पहला कहता है कि मौलिक अधिकारों का अगर हमारा हनन होता है तो हम सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। अब आप सोचेंगे कौन से मौलिक अधिकारों का हनन हो, तो आपको पता है गाइस हमारे 6 मौलिक अधिकार आज के टाइम पे हमारे पास, पहले 7 हुआ करते थे। तो अगर किसी का भी हनन होता है तो हम डायरेक्टली सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। मान लो जैसे आर्टिकल 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कभी भी काम नहीं कराया जाएगा किसी भी घरेलू जगह पर, कारखानों में, फैक्ट्री में। अगर आपको लगता है कि किसी बच्चे से ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा है तो आप उसके मानव अधिकारों के, मौलिक अधिकारों के हितों की पूर्ति करने के लिए जो है उसके संरक्षण के लिए आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, और ये दूसरा गाइस इसमें बताया गया कि और दूसरे कौन से मुकदमे जिनके लिए हम सर्वोच्च न्यायालय डायरेक्टली जा सकते हैं, तो वो अगर केंद्र एवं राज्यों सरकार के मध्य कोई विवाद हो जाए तब भी उसको सर्वोच्च न्यायालय डायरेक्टली सुलझाएगा, ना कि किसी राज्य की हाई कोर्ट उसको सुलझाएगी, बल्कि हम डायरेक्टली सर्वोच्च न्यायालय में, हम तो नहीं, सरकार उसको लेकर जा सकती है। और दूसरा ये भी है गाइस, तीसरा इसके अंदर कि 2 या 2 से अधिक राज्य के मध्य भी कोई विवाद होता है सरकारों का, तो वो भी सर्वोच्च न्यायालय सुलझा सकती है। हम डायरेक्टली उसको भी जो है सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। तो ये है गाइस आपका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। दूसरा है गाइस सलाहकारी क्षेत्राधिकार। तो सलाहकारी क्षेत्राधिकार का मतलब क्या होता है गाइस आपको बता दूं
सलाहकारी क्षेत्राधिकार का मतलब ये है गाइस कि भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग अगर भारत के राष्ट्रपति जैसे प्रेजेंट टाइम में रामनाथ कोविंद जी है, अगर उनको लगता है कि किसी विषय पर उनको सलाह लेनी चाहिए जिसमें उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, ठीक है, कि कोई भी इनके पास कमी है किसी भी चीज़ को लेकर इशू है उनको, तो वो हमारे सर्वोच्च न्यायालय से जो है सलाह ले सकते हैं किसी भी विषय पर जिस पे वो चाहते हैं लेना, किसी की राय लेना सर्वोच्च न्यायालय की, तो ले सकते हैं। बट उसमें एक कंडीशन और जोड़ दी गई है कि वो जो सजेशन सर्वोच्च न्यायालय हमारे भारत के राष्ट्रपति को देंगे वो उसको माने या ना माने वो हमारे भारतीय राष्ट्रपति के हाथ में ही जो है वो चीज़ सौंपी गई है कि उसके सजेशन को वो माने या ना माने, ठीक है। लेकिन वो जो है अपनी सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी विषय पर वो सलाह ले सकते हैं। तो सलाहकारी क्षेत्राधिकार यही है जो कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया गया सलाह की दृष्टि से। तीसरा है गाइस हमारा अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का मतलब है गाइस कि सर्वोच्च न्यायालय को जो है भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्रदान किया गया है। इसका मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय देश में कोई भी रूल एंड रेगुलेशन जब भी लागू करता है, अगर कोई भी उसका अतिक्रमण करता है या कोई उसका विरोध करता है, चाहे बेशक से सरकार ही क्यों ना हो, अगर वो सही है कानून जो भी उसने रूल एंड रेगुलेशन बनाया है और उसका विरोध किया जा रहा है सही होने के बावजूद भी, तो सर्वोच्च न्यायालय क्या है गाइस अपने अकॉर्डिंग जो है जो भी व्यक्ति उसका विरोध कर रहा है उसके बनाए गए कानूनों का नियमों का सर्वोच्च न्यायालय उसे सजा दे सकती है। तो यही है गाइस आपका अभिलेख न्यायालय, ठीक है। चौथा पॉइंट जो है गाइस हमारा वो ये है रिट संबंधी क्षेत्राधिकार, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। रिट या जिसे बोलते हैं गाइस हम आदेश, इसका मतलब होता है गाइस कि सर्वोच्च न्यायालय जो है आर्टिकल 32 के माध्यम से, जिसमें हमारे संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन किया गया है, जिसमें आपको बताया गया है कि अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम डायरेक्टली सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, न्यायपालिका में जा सकते हैं। तो ये भी गाइस उसी से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है आर्टिकल 32 के माध्यम से गाइस 5 तरीके के रिट जारी करता है जो आपके होते हैं गाइस बंदी प्रत्यक्षीकरण, जैसे आपको पता होगा, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेक्षण रिट और प्रतिषेध, ये 5 तरीके के रिट होते हैं। यद्यपि यहाँ पे आपको उनके बारे में पढ़ने की डिटेल जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये 5 तरीके के रिट जारी करता है या आदेश जारी करता है, रिट को आदेश भी बोलते हैं। तो ये किस लिए जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के माध्यम से, जब भी उसे लगता है कि मानव अधिकार को कहीं पे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो सबके अलग अलग प्रावधान है, उसके अकॉर्डिंग जो है मानव अधिकारों के या मौलिक अधिकारों की इस इन रिटों के माध्यम से रक्षा करता है। तो रिट संबंधी शक्ति किसको दी गई है न्यायपालिका के अंतर्गत, तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है। और हमारे जो उच्च न्यायालय जो है हर राज्यों में जो न्यायपालिका होती है हाई कोर्ट, वो भी जो है इन रिटों को जारी कर सकते हैं। तो उनको भी 226 के अकॉर्डिंग जो है हाई कोर्ट को भी ये शक्ति प्रदान की गई है कि वो मानव अधिकारों की रक्षा के लिए जो है इस तरीके के रिट जारी कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ से आपको समझ में आएगा 5 तरीके के रिट जारी कर सकते हैं। 5वां है गाइस न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति। पुनर्वालोकन का मतलब होता है गाइस एग्जामिनेशन करना, यानी कि किसी भी चीज़ की जांच पड़ताल करना। अब आप सोचेंगे भाई किस चीज़ की जांच पड़ताल करेगी सर्वोच्च न्यायालय, तो गाइस बिल्कुल करती है। आपको पता है कि देश में कानून कौन बनाता है, विधायिका, जो कि 2 स्तर पे होती है। एक होती है केंद्र स्तर पे जिसे हम संसद बोलते हैं, जिसके 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। एक दूसरे स्तर की राज्य स्तर की विधायिका होती है जिसे हम बोलते हैं राज्य विधानमंडल, जिसके 2 अंग होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो आपको पता है गाइस ये विधायिका क्या करती है, कानूनों का निर्माण करती है। तो जब भी गाइस ये कानूनों का निर्माण करती है संसद चाहे विधानमंडल हो राज्य में, तो ये जब कानूनों का निर्माण करती है तो सर्वोच्च न्यायालय को अगर कभी भी लगता है कि इन्होंने जो है हमारे संविधान के दायरे का अतिक्रमण करके किसी कानून का निर्माण किया है, किसी विधेयक को जो है इन्होंने कानून के रूप में परिवर्तित कर दिया है, तो उसकी जांच पड़ताल कर सकती है सर्वोच्च न्यायालय, उसको यह अधिकार दिया गया है। अगर उसको लगता है एक्चुअल में जांच पड़ताल करने के बाद कि हाँ वाकई में इन्होंने जो हमारे संविधान के दायरे को क्रॉस करके सब इस नियम को बनाया है, तो वो क्या कर सकती है, उसे गैर संवैधानिक घोषित कर सकती है और उसे रद्द कर देगी। तो ऐसे में सरकार जो है जिसने विधेयक को बनाया वो भी इस मामले में कुछ नहीं बोल सकती है, क्योंकि ये जो गाइस देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका है और इसके निर्णयों का कोई भी विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि अभिलेख न्यायालय के माध्यम से ये उसे सजा भी दे सकती है। तो यही है गाइस आपका न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति। आई होप यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा ये अच्छे से। छठा जो गाइस मेज है, अंतिम जो हमारा है इसका क्षेत्राधिकार, वो है गाइस आपका अपीली क्षेत्राधिकार। आपको दिख रहा होगा अपीली क्षेत्राधिकार का मतलब है गाइस कि अगर मान लो आपको जो कोई संपत्ति से संबंधित कोई विवाद है जो कि अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत आता है, ठीक है, कि अगर किसी की कोई गाड़ी वाड़ी चोरी होती है, कोई संपत्ति की हानि होती है, तो उसकी जब किसी व्यक्ति के साथ इस तरीके की दुर्घटना घटती है तो वो केवल सबसे पहले अधीनस्थ न्यायालय जाएगा, ठीक है। अगर मान लो उसको वहाँ पे न्याय नहीं मिलता है या जो जिसके साथ जिस व्यक्ति के साथ इस तरीके की बेईमानी की
व्यक्ति है वो उस न्यायालय में वकीलों को पैसा खिलाकर अगर केस को जीतता है, न्याय नहीं मिल पाता दोषी व्यक्ति को, तो वो क्या करेगा गाइस, अपने न्याय लेने के लिए जो है उच्च न्यायालय में जा सकता है, अपील कर सकता है किसकी, अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ, कि यहाँ पर जो है मेरे साथ गलत किया गया है, मुझे न्याय नहीं मिला है। अगर उच्च न्यायालय में भी सेम प्रोसेस होता है, ठीक है, वहाँ पर भी उस व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता है, तो वो कहाँ जा सकता है गाइस, सर्वोच्च न्यायालय में, जो कि देश का सबसे बड़ा न्यायालय है, और अंतिम रूप से जो है फाइनली उस व्यक्ति को वहाँ पे न्याय मिल ही जाता है। तो इसी दृष्टि से जो है गाइस बताया गया कि भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग जो देश में सबसे बड़ी न्यायपालिका है अपील की दृष्टि से, वो है गाइस आपकी सर्वोच्च न्यायालय, जिसमें जो है गाइस हम अधीनस्थ न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के निर्णयों के विरुद्ध क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, जब हमें दोनों में से न्याय ना मिला हो जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो यही गाइस अब बात करेंगे कि किस कौन कौन से ऐसे मुकदमे हैं जिनके लिए हम सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। अब ऐसे तो सब मुकदमे नहीं है गाइस कि हम हर किसी के लिए जो है सर्वोच्च न्यायालय में चले जाएं। ऐसे अगर करने लगेंगे तो कितना ज़्यादा उसके बाद कार्यभार बढ़ जाएगा सर्वोच्च न्यायालय पे। तो इसलिए गाइस एक लिस्ट बनाई गई है, क्राइटेरिया बताया गया है संविधान के अकॉर्डिंग कि अगर आपको इन चीज़ों में न्याय नहीं मिलता तो आप सर्वोच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं। तो 3 तरीके के मुकदमे है गाइस, आपको याद रखना है। ये अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन से मुकदमे आते हैं। तो पहला है गाइस दीवानी मुकदमे, दूसरा है फौजदारी मुकदमे, तीसरा है संवैधानिक मुकदमे। तो दीवानी मुकदमे कौन से मुकदमे होते हैं गाइस, 1 नंबर में आपसे पूछ सकता है दीवानी मुकदमे कौन से होते हैं, फौजदारी मुकदमे कौन से होते हैं, संवैधानिक मुकदमे कौन से होते हैं। तो दीवानी मुकदमे गाइस वे मुकदमे होते हैं जो कि हमारी छोटी मोटी संपत्ति से संबंधित होते हैं। मान लो किसी के कोई गहने चुरा लिए, किसी की संपत्ति हड़प ली, तो इस तरीके के जब भी संपत्ति से संबंधित कोई केसेस आते हैं जहाँ पर व्यक्ति को अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय में न्याय नहीं मिलता है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। इसे गाइस बोला जाता है आपका दीवानी मुकदमे। और फौजदारी मुकदमे गाइस वे मुकदमे होते हैं जो कि छोटी मोटी हत्या अपराध से संबंधित होते हैं, जैसे किसी का मर्डर कर दिया, गोली मार दी, चाकू मार दिया। तो जब छोटी मोटी हत्या की जाती है वहाँ पर भी कोई व्यक्ति अपने न्याय के लिए गया है, अधीनस्थ न्यायालय गया, वहाँ न्याय नहीं मिला, उच्च न्यायालय गया, वहाँ न्याय नहीं मिला, तो फिर डायरेक्टली वो सर्वोच्च न्यायालय में भी जा सकता है। इसी को गाइस हम बोलते हैं फौजदारी मुकदमे, जिसमें केवल हत्या से संबंधित और छोटी मोटी दुर्घटना से संबंधित मामले आते हैं। और जो वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें संवैधानिक मुकदमे वे मुकदमे होते हैं जिसमें संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई इशू होता है। मान लो कि सर्वोच्च न्यायालय के पास कोई ऐसा केस आया जिस पर वे काम कर रही है कि ये हमारे भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं है, उसको भी उस बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है जिस विषय पर वो काम कर रहा है उच्च न्यायालय। ठीक है, तो क्या करेगा गाइस, उच्च न्यायालय उसकी डायरेक्टली हमारे संविधान की व्याख्या नहीं कर सकता, अर्थात हमारे भारतीय संविधान को पढ़कर ये चेक नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास शक्ति नहीं है कि वो जिस विषय पर काम कर रहा है कि वो हमारे भारतीय संविधान में वो विषय बताया है या नहीं है। जो भी प्रॉब्लम चल रही है अगर उसको चेक करना चाहता है कि ये ऐसे होता है ऐसे नहीं होता, तो डायरेक्टली उच्च न्यायालय जो है गाइस उसको नहीं पढ़ सकते हमारे संविधान को, जो भी वो इस विषय पर काम कर रहे हैं उसके हल के लिए, समाधान के लिए। तो संविधान की केवल और केवल व्याख्या से संबंधित जब भी प्रश्न आता है, कोई भी इश्यू होता है हमारे देश के अंतर्गत, तो उच्च न्यायालय क्या करता है गाइस, उस केस को जो होता है सर्वोच्च न्यायालय को ट्रांसफर कर देता है। और वही होते हैं गाइस हमारे संवैधानिक मुकदमे, जिसमें हमारी सर्वोच्च न्यायालय ये चेक करती है संविधान का एग्जामिन करके उसको पढ़कर कि संविधान में ये बातें लिखी गई है नहीं लिखी गई है और इसको किस तरीके से हल किया जाएगा। तो ये था गाइज हमारा संवैधानिक मुकदमे। और यहाँ से गाइज हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है। न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार या कार्य शक्तियाँ या सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार कार्य या शक्ति, इस तरीके से क्वेश्चन आता है 6 नंबर में, जो आपको याद रखना है। और प्रारंभिक क्षेत्राधिकार याद रखना है गाइज कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या होता है, ठीक है। सलाहकारी क्षेत्राधिकार क्या होता है, अपीली क्षेत्राधिकार क्या होता है, क्योंकि गाइज आपकी बुक में एनसीईआरटी जो ओल्ड बुक थी उसमें 3 यही बताए गए थे, ठीक है। और बाकी मैंने 6 लिख दिए हैं ताकि आप अच्छे से मार्क्स पूरे ले पाएँ। अब हम पढ़ेंगे गाइज यहाँ पर उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट पढ़ेंगे, क्या है, कैसे न्यायाधीश बनते हैं। तो एक बार हम वो देख लेते हैं गाइज। तो गाइज अब हम स्टार्ट कर लेते हैं यार अपना उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट जिसे बोला जाता है गाइज। हाई कोर्ट अब पढ़ेंगे हम, हाई कोर्ट क्या है, कैसे न्यायाधीश बनते हैं, किस अनुच्छेद में किस भाग में इसका वर्णन किया गया है। लेकिन गाइज इससे पहले बता दूं आपको कि हाई कोर्ट क्या होते हैं और उच्च न्यायालय किन्हें कहा जाता है गाइज। तो जहाँ पर हमने देखा था गाइज एकीकृत न्यायपालिका के सिस्टम में कि न्यायपालिका के जो एकीकृत सिस्टम है उसमें सबसे बड़े स्तर की जो न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय से बोला जाता है, जो कि पिरामिड नुमा संरचना में मैंने आपको बताया था, राइट। और उसी तरीके से गाइज हमने देखा था उच्च न्यायालय जो उसकी नीचे वाली न्यायपालिका होती है, जो
कि राज्यों में स्थित होती है, और वही क्या होती है गाइस, राज्य की सबसे बड़ी न्यायपालिका हमारी कहलाती है उच्च न्यायालय, जिसे हम बोलते हैं गाइस इंग्लिश में हाई कोर्ट। जबकि जिला और गांव स्तर पे जो न्यायपालिका होती है, जो कि वहाँ बड़े लेवल की न्यायपालिका होती है, उसे हम बोलते हैं गाइस अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय। तो गाइस इसे ही पढ़ेंगे हम, जो कि आपको मैंने डिफाइन के अकॉर्डिंग बता दिया कि राज्य स्तर में जो सबसे बड़ी स्तर की न्यायपालिका होती है वही हमारा हाई कोर्ट होता है, जिसका वर्णन जो है गाइस भारत के संविधान जो बात करें भाग 6 में इसका वर्णन मिलता है। वही हमने देखा था सर्वोच्च न्यायालय का भाग 5, तो इसका भाग 6 में। इस तरीके से आप चीज़ों को रिलेट करके पढ़ा करेगा ताकि आपकी समझ जो है वो थोड़ी अच्छी बन जाए, इस पर पकड़ हो जाए। तो भाग 6 में जो है हमें इसका वर्णन मिलता है, और भाग 5 में जो हमें अपना सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन मिलता है। अब बात करेगा इस अनुच्छेद की, वहाँ पर हमने देखा था 124 से लेकर 147, तो वही थोड़ा आगे बढ़ते हैं गाइस, तो 214 से लेकर 232 के बीच में जो है हमें अपना उच्च न्यायालय का वर्णन देखने को मिलता है। बताया गया कि भारत में अपना एक उच्च न्यायालय होगा भारत के हर राज्य का। इसी संदर्भ में गाइस आर्टिकल 214 भी यही कहता है कि भारत के जो प्रत्येक राज्य हैं, वर्तमान में आपको पता है गाइस 28 राज्य हैं, तो प्रत्येक राज्य का अपना उच्च न्यायालय होगा, ये आर्टिकल 214 कहता है। और बाकी हमें अनुच्छेद सब पढ़ने नहीं है, किसमें क्या इसकी योग्यता का बताया गया, क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट था गाइस मैंने बता दिया कि कितने से कितने अनुच्छेद में इसका वर्णन और कितने भाग में इसका वर्णन किया गया है। अब बात कर लेते हैं गाइस जहाँ से भाई उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ से शुरू हुई, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है गाइस जानने के लिए, राइट। और मेरा भी एक ही उद्देश्य है यार, आपको थोड़ी डीप नॉलेज देना। यद्यपि आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहाँ से उच्च न्यायालय की स्थापना होनी शुरू होती है, बट आपकी नॉलेज के लिए काफ़ी अच्छा है गाइस। जैसे हमने देखा था सर्वोच्च न्यायालय अंग्रेजों द्वारा जो 1935 में अधिनियम बनाया गया था, तब जाके जो था गाइस देश में एक संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई। उसके प्रतिरूप को जब बदला गया था तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय जो था फेडरेशन एक अस्तित्व में आया था, जो कि वर्तमान में भी एक प्रचलन में है देश के अंदर। अब इसी संदर्भ में अगर बात करें उच्च न्यायालय जिसे हाई कोर्ट बोलते हैं, तो इसका सिस्टम भाई कहाँ से आया, किसने स्थापित की भाई शुरुआत की इसकी, तो गाइस आपको बता दूं 1862 में क्या हुआ था, अंग्रेजों द्वारा जो था गाइस 3 ब्रिटिश प्रांत, हम उस समय पे आपको पता है अंग्रेजों के गुलाम थे 1862 में, ठीक है, 1947 तक रहे थे, आपको पता होगा। तो गाइज उस संदर्भ में क्या होता है 1862 के टाइम पे क्या करते हैं अंग्रेज, जब अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत तरीके से चला सके, इसीलिए वो क्या करते हैं गाइज यहाँ पर बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, 3 नाम याद रखने हैं, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, इन 3 बड़े बड़े ब्रिटिश प्रांत जो होते हैं गाइज यहाँ पर वो क्या करते हैं कि उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट स्थापित करते हैं। जैसे हम बम्बई प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी, ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी, इस तरीके से हम बोला करते हैं। अब आप अगर 12th में जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो आप चैप्टर पढ़ेंगे, आपका शहरीकरण से संबंधित एक चैप्टर है, तो वहाँ पर भी गाइज आपको तीनों शहरों के बारे में पढ़ने को मिलेगा, कैसे स्थापित होते हैं। तो वहीं पर गाइज ये तीनों प्रेसिडेंसी सबसे पहले स्थापित की जाती है, जिन्हें प्रेसिडेंसी बोलते थे उस समय पर, और अब इन्हें हाई कोर्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले जो था गाइज 1862 में जो था उच्च न्यायालय का कॉन्सेप्ट अस्तित्व में आया था, और इनको लाने वाले कौन थे, तो अंग्रेज थे, ताकि वो अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को अच्छे से चला सके, ठीक है। जब हमारा गाइज संविधान बनकर तैयार हुआ, जब संविधान बन रहा था, तो उसी दौरान क्या हुआ गाइज, हमारे भारतीय नेता जो थे उनको इस बात की जो थी गाइज इम्पोर्टेंस महसूस हुई कि हाँ हर राज्य में भी जो है एक संविधान, एक उच्च न्यायालय होना चाहिए, क्योंकि अगर देश में एक ही न्यायपालिका होगी सर्वोच्च न्यायालय, और वो क्या होगी गाइज पूरे देश में न्यायिक वातावरण को अच्छे से नहीं चला पाएगी, क्योंकि देश में आपको पता है गाइज हर समय जो है हर टाइम जनसंख्या बढ़ती रहती है, जनसंख्या बढ़ती है तो विवाद बढ़ते हैं, ऐसे में उसके पास ज़्यादा कार्यभार बढ़ जाएगा, तो उसको केवल हम केंद्र के लिए रखते हैं अर्थात देश के लिए रखेंगे, और जबकि राज्यों के लिए अलग न्यायपालिका बनाएंगे जिसे बोला गया था आपका उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट। तो संविधान निर्माताओं द्वारा इसकी आवश्यकता महसूस की गई, जो कि अंग्रेजों द्वारा व्यवस्था शुरू की गई थी, और संविधान बनने के दौरान जो था इस कॉन्सेप्ट को जो था उच्च न्यायालय का कॉन्सेप्ट हमारे संविधान में वर्णित कर दिया गया था, ठीक है। इस तरीके से भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना शुरू हुई, और संविधान बनने के दौरान जो था इसे भारतीय संविधान के भाग 6 में और अनुच्छेद 214 से लेकर 232 में जो था इसका वर्णन कर दिया गया था। आई होप यहाँ से कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, बट एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, लेकिन आपकी आई होप मुझे पता है कि आपकी नॉलेज में ज़रूर इजाफा करेगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते गाइस, इस तरीके से यहाँ पे उच्च न्यायालय की स्थापना हो गई। अब यहाँ से आपको सारा भूल जाना है कहाँ से होती है, अब हम पढ़ना है सिर्फ उच्च न्यायालय के भाग 6 में, और अनुच्छेद 214 से लेकर 232 में इसका वर्णन मिलता है।
अब हम बात करेंगे गाइस कि आखिर इसमें न्यायाधीश भाई कैसे बनते हैं, क्या क्या योग्यता होती है, क्या एक व्यक्ति को चाहिए न्यायाधीश बनने के लिए। तो मैंने लिखा है गाइस न्यायाधीश बनने की योग्यता, जो कि इसमें 3 है। सबसे पहला जो आपको पता है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय में था कि भारत का नागरिक हो, तो सेम है यहाँ पर भी। और कम से कम जो है गाइस 10 वर्षों तक वो क्या हो, न्यायाधीश रहा हो, यानी कि वो जो है पहले से जज रहा हो 10 वर्षों तक अधीनस्थ न्यायालय में, किसी अलग न्यायालय में, तब जाके जो है वो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन सकता है, जो कि एक बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है, 10 सालों तक न्यायाधीश रहना, ठीक है। और कम से कम अगर ये वाली योग्यता नहीं है, अथवा मैंने और लिखा हुआ, और का मतलब अथवा है, और कम से कम 10 वर्षों तक वकील रहा हो। अगर वो न्यायाधीश की उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जज का एक्सपीरियंस नहीं है, तो कम से कम एटलीस्ट उस व्यक्ति के पास वकील का तो एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आपको पता है बहुत सारे लोग LLB करने के बाद वकील बनते हैं, देन उसके बाद एक्सपीरियंस लेते लेते वो जो है न्यायाधीश के पद पर चले जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना है दोनों में से एक होनी चाहिए, और पहली तो एक कंपलसरी है ही है कि भारत का नागरिक हो। अगर कोई व्यक्ति जब इन सारी आहारताओं को पूरी कर लेता है इस योग्यताओं को, फिर उसकी नियुक्ति होती है। तो हमने जहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में देखा था गाइस कि वहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम के तहत नियुक्ति की जाती है, बट यहाँ पर गाइस अलग होता है न्यायपालिका उच्च न्यायालय के संदर्भ में। यहाँ पर गाइस 3 व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है इन उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए। तो पहले है गाइस हमारे भारत के राष्ट्रपति, जो कि प्रेजेंट टाइम में आपको पता है हमारे रामनाथ कोविंद जी हैं, ठीक है। CJI का मतलब है गाइस, जहाँ भी आपको ये वर्ड दिखे लिखा हुआ, तो उसका मतलब यही होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो उसके मुख्य न्यायाधीश हैं, उसको डिनोट करने के लिए जो हम CJI शब्द का यूज़ करते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चूंकि राज्यों से संबंधित होते हैं, तो राज्यपाल जो होता है वहाँ का सबसे प्रमुख अधिकारी होता है, उसकी सलाह ली जाती है। तो राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल, इन तीनों की आपसी सहमति से जो होता है, जो भी व्यक्ति इस क्वालिफिकेशन को फुलफिल करता है, योग्यताओं को, उसको जो होता है उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बना दिया जाता है। अब बात करते हैं गाइस शपथ की। चूंकि ये राज्य से संबंधित होते हैं, तो राष्ट्रपति शपथ नहीं दिलाएंगे, क्योंकि वो केंद्र में जो होता है, जो हमारी सर्वोच्च न्यायालय है सबसे बड़ी देश की, उनके न्यायाधीशों को शपथ दिलाते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे जो है राज्यपाल की भूमिका ज़्यादा बढ़ जाती है राज्य से संबंधित होने के कारण, इसलिए शपथ राज्यपाल दिलवाते हैं यहाँ पे। तो इनके कार्यकाल की बात करेगा तो इनका कार्यकाल जो होता है 62 वर्ष तक ये अपने कार्य पद पर रह सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। जबकि हमने सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में देखा था कि वो जो है 65 वर्ष तक। आपको दोनों के कार्यकाल के बारे में याद रखना है गाइस, क्योंकि यहाँ से ना गाइस कई बार क्वेश्चन आता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना है। तो निम्नलिखित में भी आपको दे सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय का कार्यकाल निम्नलिखित में से इतने वर्षों तक है, 62, 60, 63, 65। तो आपको टिक करना है 65, ठीक है। जबकि इसमें दे सकता है 62, 63, 65, 62, 61। तो आपको टिक करना है 62 पे, ठीक है। यानी कि 62 ईयर तक ये अपने पद पर रहते हैं, उसके बाद ये रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। वेतन की बात करेगा तो इनका वेतन है, जब जो उसका हेड होता है सर्वोच्च उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, तो उसका वेतन है 90,000। जबकि जो सहायक न्यायाधीश होते हैं, जैसे कि हमने उसमें पढ़ा सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में, एक मुख्य न्यायाधीश होता है तथा 30 सहायक न्यायाधीश है वर्तमान में। तो उनकी सैलरी होती है गाइस, उच्च न्यायालय में जो सहायक न्यायाधीश होते हैं उनकी सैलरी है गाइस आपकी 80,000 रुपये, ठीक है। अब बात करें गाइस इनकी हटाने की विधि। तो हटाने की जैसे गाइस मैंने आपको सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में समझाया था कि उनको जो है पहले वो खुद भी त्याग पत्र दे सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति को देंगे। यदि अगर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हटना चाहता है तो वो भारत के जो है हमारे राष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे। जबकि अगर कोई राज्य की न्यायपालिका हाई कोर्ट है और यहाँ का कोई न्यायाधीश हटना चाहता है तो वो अपने राज्यपाल को प्रस्ताव देंगे। और इनको खुद जब हटाया जाता है गाइस, तो उसके लिए मैंने जैसे आपको वहाँ पे बताया था साबित कदाचार और असमर्थता वाली विधि, कि अगर लोकसभा में प्रस्ताव लेके जाना है तो 100 सदस्यों की मंजूरी जरूरी होती है, जबकि राज्यसभा में प्रस्ताव लेकर जाना है तो उसके लिए 50 सदस्यों की सहमति जरूरी होती है। यदि वो जो प्रस्ताव होता है संसद में लेकर जाया जाता है, 2/3 बहुमत से पास होता है, फिर वो राज्यपाल के पास जाता है, ठीक है, चूँकि राज्य से संबंधित है, फिर क्या होता है ये अपने पद से हट जाते हैं। तो ये सेम है जैसे मैंने आपको सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में समझाया है। तो वहाँ पे अगर वो आपको समझना है तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में मैंने आपको कैसे समझाया, कैसे वर्क करता है, साबित कदाचार क्या है, असमर्थता क्या है, क्योंकि लंबा हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से जो होता है हमारे गाइस भारत में उच्च न्यायालय के सिस्टम का वर्णन किया गया। तो योग्यता पता चल गई आपको गाइस, आपकी नियुक्ति पता चल गई, शपथ पता चल गई, कार्यकाल पता चल गया, वेतन और हटाने की विधि, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट रखना है गाइस न्यायाधीश बनने की योग्यता, ठीक है। और कार्यकाल आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही रखना है गाइस, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ चुका है कार्यकाल को लेकर 1 नंबर में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गाइस वर्तमान में कितने राज्यों में उच्च न्यायालय स्थापित है। तो आपको पता होगा गाइस जब से हमारा आर्टिकल 370 हटा है तब से लेकर जो है गाइस अब तक जो लद्दाख है गाइस उसको भी, जम्मू कश्मीर को भी क्या कर दिया गाइस केंद्र शासित
प्रदेश बना दिया गया है, जिस वजह से गाइस क्या हो गया, भारत में अब राज्यों की संख्या जो पहले 29 हुआ करती थी 2019 से क्या हो गई है, अगस्त के बाद से 28 हो गई है। और हमने बताया गाइस आपको, जैसे मैंने बताया कि हर राज्य में क्या होता है, अपना उच्च न्यायालय होता है। आर्टिकल 214 यही कहता है कि प्रत्येक राज्य में अपना एक उच्च न्यायालय होगा, हाई कोर्ट होगा। लेकिन बात करें गाइस वर्तमान में तो 28 राज्य हैं, लेकिन उच्च न्यायालय की बात करें हाई कोर्ट की तो केवल ये 25 राज्यों में ही स्थापित है। अब ऐसा क्यों है भाई, आपके मन में बहुत बड़ा डाउट हो गया होगा गाइज, राइट, कि अब भाई ये 25 ही राज्यों में क्यों है, बात तो यहाँ पे 28 राज्यों की हो रही है, तो 3 राज्य कहाँ गए भाई देश के, भारत के, जबकि आर्टिकल 14 कह रहा है कि प्रत्येक राज्य का अपना उच्च न्यायालय होगा, हाई कोर्ट होगा। तो इसी सीरीज में गाइज हम बात करें, चूंकि आर्टिकल 232 तक इसका वर्णन है, तो आर्टिकल 231 कहता है गाइज कि संसद क्या है, संसद जो है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जो है गाइज एक ही न्यायपालिका यानी कि हाई कोर्ट की स्थापना कर सकती है। ध्यान से सुन लो आप ये बात कि संसद जो है आर्टिकल 231 के माध्यम से 2 राज्यों या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट की स्थापना कर सकती है। अब ये कैसे हो रहा है, संसद के द्वारा हो रहा है। अब आपके मन में यहाँ से भी डाउट आ गया होगा कि भाई ऐसे कौन कौन से 2 राज्य हैं जिसकी एक ही उच्च न्यायालय है, ठीक है। तो बात करें गाइज ऐसे जो हमारे राज्य हैं वर्तमान में जिसके 2 राज्यों की एक ही हाई कोर्ट है, तो आपको मैं थोड़ा एग्जाम बता देता हूँ। जैसे बात करें गाइज पंजाब, ठीक है, पंजाब हो गया और हरियाणा, ठीक है, इनका गाइज क्या है, अपना एक HC है, ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से गाइज केरल और लक्षद्वीप, ठीक है, इनका भी क्या है गाइज, अपना एक HC है। इसी तरीके से गाइज पांडुचेरी और तमिलनाडु का भी अपना एक HC है। यद्यपि यहाँ से इतना आपको डीप नहीं जाना है, बट मैंने गाइज आपको एक पूरी एक्चुअल में नॉलेज दी है यहाँ से कि आपको आगे जाके भी जो है कोई डाउट पैदा ना हो। जो बच्चे परेशान रहते हैं भाई ये एक्चुअल में क्या है, हमें तो समझ नहीं आ रहा, बुक में ऐसा है, यहाँ पे हम ऐसा देख रहे हैं, तो वो आई होप यहाँ से ज़रूर आपका डाउट क्लियर है। केंद्र शासित प्रदेश है गाइज पुदुचेरी के अलावा, जिसमें क्या है गाइज अपना एक हाई कोर्ट है। जैसे कि आप जानते हैं दिल्ली में अपना एक हाई कोर्ट अलग से बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ से गाइज हमारे चैप्टर समाप्त हो गया। अब यहाँ से इससे बाहर कुछ भी नहीं है गाइज। आई होप यहाँ से आपको पढ़ के मज़ा आया होगा। जहाँ से इंपॉर्टेंट है गाइज मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब आगे गाइज हम 3rd पार्ट में अपना पढ़ेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय की हम स्वतंत्रता किस प्रकार बनाए रख सकते हैं, हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है, जनहित याचिका और न्यायिक सक्रियता। 3rd पार्ट में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइज उन बच्चों को मेरी वीडियो शेयर करनी है जो ट्यूशन नहीं जा पाते हैं। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, ऑल पे क्लिक कर देना। तब तक गाइज मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।